शबीर का कहना है कि खुशी और गम का चोली दामन का साथ है, मगर कुछ गम ऐसे होते हैं जिनका कोई मदावा नहीं। इंसान बेबस होकर ऐसे दुखों को अपनी तकदीर समझ लेता है। लाहौर में शब्बीर ने ऐसा ही एक वाकया देखा है जहां हर आंख अश्कवार ताबे देखी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि 20 साला फातिमा अपने कमरे में कपड़ों की अलमारी खोले हुए छान फटक में मसरूफ थी। उसके इर्द गिर्द 2-3 सूटकेस खुले हुए थे। चारों तरफ कपड़े, जूते और दीगर सामान का ढेर लगा हुआ था। फातिमा फर्श पर बैठी हुई तमाम चीजों को तय करके तरतीब से रखने की कोशिश कर रही थी और करीब ही पड़े उसके मोबाइल से शादी ब्याह का एक खूबसूरत सा गीत सुनाई दे रहा था। फातिमा सरसारी के आलम में अपने काम में मसरूफ थी कि उसकी माँ कमरे में चाय लिए दाखिल हुई। अभी माँ ने बेटी को मुखातिब किया ही था कि खुली हुई अलमारी के कपड़ों का एक बंडल फिसल कर फातिमा के सर पर आन गिरा। अरे अम्मी, इतना तो ठूस ठूस के रख रही हूँ मैं, फिर भी गिर रहा है, मैं क्या करूँ? थक गई अब तो मैं। अच्छा सुन, फोन आया था उन लोगों का। फोन का सुनकर फातिमा सब कुछ छोड़ छाड़ कर खड़ी हो गई और माँ से लिपट गई। मेरा बच्चा, मेरी शहजादी। अच्छा अम्मी, वैसे क्या कह रहे थे वो लोग? अरे कहना क्या है, उन लोगों की पूरी तैयारी चल रही है। शादी से 15 दिन पहले पाकिस्तान आएंगे वो लोग। फातिमा ने मासूमियत से अनजान बनते हुए माँ से सवाल कर डाला। अच्छा, मगर क्यों? अच्छा, ओहो, है ना तो मेरी बेटी, मुझे क्या पता क्यों आ रहे हैं। ओहो, फातिमा ने गुमसुम होने की अदाकारी कर डाली। बेटा लाहौर की रोशनी देखने आ रहे हैं और फिर चले जाएंगे। अच्छा चले जाएंगे? हाँ हाँ चले जाएंगे और तुझे भी ले जाएंगे। फातिमा के चेहरे पर हया की सुर्खी फैल गई और गीत की लय तेज हो गई। साडा चिड़ियां दा चंबा है, बाबुल असोट जाना। लाहौर के इलाके नस्तर कॉलोनी के करीब वहीद ब्रदर्स कॉलोनी की रिहायशी फातिमा माँ बाप की लाडली थी और कुछ दिनों बाद उसकी बैरून मुल्क शादी होने वाली थी। शब्बीर ने देखा कि फातिमा सारा काम समेट कर उठने लगी तो उसका छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ। अरे गुड्डू, तुम आ गए? कहाँ रह गए थे इतनी देर से? और वो दुपट्टा मिला तुम्हें? नहीं मिला बाजी, वो शाम को देगा। ओफो, कोई भी काम मेरा तुम कभी ढंग से मत करना। और शाम में क्यों मिलेगा? दुपट्टा रंगने में कौन सा पूरा दिन लगता है? उससे बोलते ना कि अभी दो। बाजी तुम खुद चल लेती ना साथ। गुड्डू के बच्चे, मेरा प्यारा भाई। अच्छा ये बताओ, नाश्ता करोगे? पराठा बनाऊं तुम्हारे लिए? जी बाजी, बहुत भूख लगी है। सही है, मैं तुम्हारे लिए 2 मिनट में पराठा बनाकर ला रही हूँ। उससे पहले तुम फटाफट मेरा एक काम कर दो। बाजी कभी तो बख्श दो, अब तुम कहोगी मचान पे से सूटकेस उतार दूं, है ना? कितना इंटेलिजेंट हो गया है मेरा भाई। फातिमा अपने भाई को काम पर लगाकर उसे छेड़ते हुए बाहर चली गई और छोटा भाई मेज खींचकर उस पर खड़े होने की कोशिश करने लगा। फातिमा की शादी की तैयारी तकरीबन मुकम्मल थी। अलबत्ता फातिमा रोजाना किसी न किसी काम से भाई को बाजार ले जाती थी और फिर लदी फंदी घर पहुंचती थी। उस दिन शब्बीर ने देखा कि फातिमा कमरे से निकल रही थी कि माँ उसके सामने आ गई। अरे फातिमा बेटा, ये कौन सा वक्त है बाजार जाने का? खाना पका हुआ है, कौन खाएगा ये सब? अम्मी, भूख तो मुझे वाकई बहुत लग रही है, लेकिन मैं बस आकर खा लूंगी। यूं गई और यूं गई। दुपट्टे की 2-4 लेसें लेनी है, फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले। आप खा लीजिएगा, मैं आती हूँ। गुड्डू चल, तैयार हो जा जल्दी, टाइम निकल रहा है। ये लड़की भी ना, बस क्या करूँ मैं। फातिमा गेट से निकलकर भाई की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी वापस, ठीक है? गुड्डू बेटा, बहन को ख्याल से ले जाना, तुम गाड़ी बहुत तेज चलाते हो। ओके, अल्लाह नेगेबान। फातिमा भाई के साथ रवाना हो गई और माँ उसे देर तक जाता देखती रही। फातिमा को गए हुए 2 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे और माँ अपनी बेटी के इंतजार में टीवी लगाकर बैठी हुई थी। शब्बीर ने देखा कि फातिमा की माँ रिमोट से चैनल बदल रही थी कि अचानक उसकी नजर एक टिकर पर पड़ी और माँ इस्तग़फ़ार पढ़ने लगी। माँ ने टीवी की आवाज खोली तो मीडिया पर एक हौलनाक खबर चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि दहशतगर्दों ने लाहौर में एक एहतजाजी रैली में खुद कुछ धमाका किया था। इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं, लाहौर के ये मनाजिर हैं जहां आपको बताते चले कि ये अभी लाहौर के मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। धमाके की आवाज सुनी गई है। यह खबर सुनते ही फातिमा की माँ को अपनी बेटी और बेटे का ख्याल आया
क्योंकि धमाका उस मकाम पर हुआ था जहां से फातिमा को गुजरना था। माँ ने टीवी की आवाज कम की और बेटी को फोन मिलाने लगी। माँ ने फोन मिलाया तो फातिमा का फोन बंद था। माँ काफी देर तक बेटी से राब्ते की कोशिश करती रही, लेकिन फातिमा ने फोन नहीं उठाया। बेटे का फोन भी बंद जा रहा था। फातिमा के घर वालों पर कयामत टूट चुकी थी। धमाके में फातिमा जान से हाथ धो बैठी थी और उसका प्यारा सा भाई शदीद जख्मी होकर अस्पताल पहुंचा दिया गया था। जख्मी भाई ने अस्पताल वालों को घर का नंबर दे दिया था। फातिमा की नागहा मौत ने उसके घर में सफे मातम बिछा दी थी। जिसको इस सानहे की खबर मिली वो फातिमा के घर पहुंच गया। शब्बीर ने देखा कि फातिमा का एक और भाई अपनी माँ से लिपटकर रो रहा था। बाप की आंखों में आंसू थे। मुल्तान से आई हुई फातिमा की कजन नमदीदा थी। दुबई से आने वाली खाला के चेहरे पर दुख के साए थे। छोटा सा पुरसुकून घर मातम कदा बन चुका था। सोशल मीडिया पर धमाके में शहीद होने वालों की तस्वीरों के बीच फातिमा की लाश सड़क पर पड़ी हुई थी। वो कितनी बेबस और मासूम नजर आ रही थी। भूखी प्यासी घर से निकली थी। माँ उसका इंतजार कर रही थी। शब्बीर को यूं महसूस हुआ जैसे सड़क पर खाको खून में लुथड़ी हुई अपनी माँ से कह रही हो कि माँ अब मैं वापस नहीं आऊंगी। और सचमुच में उसकी रुखसती हो चुकी थी। मेहंदी के बजाय खून का गाजा मलकर वो रुखसत हो गई। अब सिर्फ उसकी यादें और बातें बाकी रह गई हैं। मेरी हुकूमत से यही अपील है कि इसकी रोकथाम की जाए और ये जो बम ब्लास्ट करते हैं इसका कला कमा किया जाए। हुकूमत सख्ती से नोटिस ले तो ये आए दिन के वाक़यात ना हो, जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ दूसरी बेटियों के साथ ना हो। बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत प्यार करने वाली बच्ची थी, सबके साथ बहुत प्यार करती थी और मुझे कहती थी कि बस मेरी शादी आप आओ। तो मैं 2 वीक पहले से 2 वीक हुए मुझे दुबई से मैं आई हूँ। तो कल बस वो सुबह निकली है तो कहने लगी मैं बस जल्दी आ रही हूँ। तो मैंने कहा तुम कपड़े सी करके उसे लटकाएं। कहती आंटी मैं वापस आऊँगी तो मैं यही पहनने, तो फिर हम दोबारा बाहर जाएंगे। तो दोपहर को फिर वो 6-7 बजे यही हादसा हो गया एकदम। मुझे जैसी खबर मिली, मैं ऐसे कज़न हूँ उनकी, लेकिन मैं जितनी देर उनसे मेरी मुलाकात होती रही है, जब पिछले साल मेरी लास्ट मुलाकात हुई तो बहुत ही प्यारी, बहुत नाइस, डिसेंट और बहुत अच्छे अखलाक की थी। तो वाकई यकीन नहीं आ रहा कि वो दुनिया से चली गई हैं। बस अब दिल ही दिल में यही दुआ है कि अल्लाह उसे जन्नत में आला दर्जा मकाम दे। शब्बीर भी फातिमा के सोगवारों में शामिल था। उसके जहन में बार बार फातिमा का हंसता मुस्कुराता चेहरा उभर रहा था और उसके मोबाइल से नश्र होने वाला वही गीत जिसमें कहा जा रहा था असां ते उड़ जाना। साडा चिड़िया दा चंबा है, बाबुल असां उड़ जाना। साडे रंगी उडारी ते मुड़ असां नहीं होना। शब्बीर फातिमा के लवाहिकीन को सोगवार छोड़कर बोझल कदमों से लाहौर ही के एक और इलाके में पहुंचा, जहां हुजूम के दरमियान एक बाप ज़ारो कतार हो रहा था। इस शरीफ इंसान का बेटा भी लाहौर में होने वाली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गया था। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुआ करो मालिक मेरा पुत्र फिर उत्थे कि म्यो अस्पताल सर्विस अस्पताल गंगाराम अस्पताल च वड़िया ते अगे वेख्या ते ढेर लगे पे, भरा नहीं लभ्या। निकलदियां एक कमरे दे आखिरी कमरे च ध्यान पिया ते 2 डेड बाडियां पईयां। मेरे पुत्र ने वाला तो पछाण लिया गया ते लगदा मैनू मेरा भरा है। तिले कपड़ा चुकिया ते टकरा मार मार के रोन लग पिया कि ते मेरा भरा पिया, मैं कितों लभदा फिरदा। इन्हां दा दीन मान ही कोई नहीं, ना इंसान ने, ना काफिर ने, ना हिंदू ने, ना कोई मजहब नहीं। इंसान की चिड़ियां परिंदे भी अपने बच्चे ते औलादा नाल कितना प्यार करते ने। ये पता नहीं केड़ी मखलूक आ गई है। असी किस ना तो इन्हां लोकां नूं पुकारिए कि ये लोग हैगे ने, ये काम करते ने, इन्हां दा रोजगार है। मुल्तान कॉलोनी गली नंबर 7 का रिहायशी हसन लिबर्टी मार्केट में मसनूई ज्वेलरी का छोटा सा ठिया लगाता था और उस रोज शाम को 4:30 बजे अपने भाई को दुकान पर बिठाकर माल खरीदने बाजार निकला था कि रास्ते में धमाके की लपेट में आ गया। यह है उस नौजवान की तस्वीर
जो मेहनत, मशक्कत और ईमानदारी को अपना ईमान समझता था, उसे दहशतगर्दों ने खाको खून में नहला दिया और उसके घर वाले उसे तलाश करते रह गए। हसन की मौत के बारे में उसके घर वालों को कैसे पता चला, उसकी तफसील उसके भाई ने कुछ इस तरह बताई थी। तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीब वो निकला। 7 बजे के 7, साढ़े 7 हो गया, वो पहुंचा नहीं है। मैंने उसका नंबर डायल किया, नंबर ऑफ था। जब मुझे पता चला रास्ते में हादसा भी हुआ, फिर मैं खुद ही परेशानी की हालत में मैं निकला हूँ। मैंने कहा चलो सर्च करता हूँ, कहीं हो सकता है, अभी तक पहुंचा नहीं है। मैंने हॉस्पिटल देखने शुरू किए हैं, सर्विस में भी नहीं मिला, म्यों में भी नहीं मिला। गंगाराम हॉस्पिटल में गया हूँ, किसी लिस्ट में उसका नाम ही नहीं था, ना मुर्दा में ना जख्मी में। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला था तो कमरे के अंदर 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, वहां पे ये पड़ा हुआ था। वहां पे मैंने इसकी शनाख्त की। घर से एक जवान बेटे का जनाजा उठा तो उस घर के दरो दीवार कांप उठे। बूढ़े बाप को पुरसा दिया जाता रहा, मगर जवान औलाद का इस तरह अचानक बेबसी की मौत मर जाना कोई मामूली सदमा नहीं था। शब्बीर ने इस मौके पर मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान बेमिसाल यकजहती का मुजाहिरा भी देखा। सभी एक दूसरे के गम में शरीक थे। शब्बीर ने देखा कि एक तरफ नमाज जनाजा हो रही थी और फजा में और छतों पर अम्न के पैगाम्बर कबूतर उड़ रहे थे। शायद सोच रहे हों कि इंसान जो अशरफुल मखलूकात है कितना बेहिस और जालिम हो चुका है कि अपने ही जैसे इंसान का गला काटने पर तुला रहता है। इस जवान लड़के के माँ बाप, भाई बहन जब तक जिंदा रहेंगे शायद ही इस बड़े दुख से निकल सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि नाहक खून कभी नहीं छुपता। कातिल पकड़े जाते हैं लेकिन बाज औकात उनका कोई सुराग नहीं मिलता। कड़ी से कड़ी मिल जाती है और फिर अचानक ये सिलसिला कहीं टूट जाता है। वो तीनों एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, लेकिन मोटरसाइकिल इस तरह चल रही थी जैसे कोई अनाड़ी चला रहा हो। दवाओं की एक दुकान के सामने मोटरसाइकिल रुकी और इन तीनों में से एक लड़का मोटरसाइकिल से उतरकर दुकान पर चला गया। उसने कुछ दवाएं खरीदी और फिर दोबारा अपने साथियों से आन मिला। अब मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ रही थी और फिर एक गली में दाखिल होकर एक ऐसी जगह रुक गई जो शायद इन तीनों का ठिकाना था। ये एक ऐसा ठिया था जहाँ शायद पहले कोई ढाबा था जो घास फूस से बनाया गया था। ढाबा अंदर से बिल्कुल खाली था। एक गर्दालूद बेंच पड़ी हुई थी और उसके साथ ही एक चटाई बिछी हुई थी। शाम होने के साथ साथ इस पुरस्कार ठिकाने के अंदर रोशनी कम होती जा रही थी। इस दौरान उनके एक साथी ने नेफे में उड़सी हुई पिस्तौल बाहर निकाल कर रख दी। साहब जेब खाली हो गई, कुछ करो ना, नोट चाहिए। अभी गया तो था, क्या हुआ? तू गया था क्या? हाँ पता कराया मैंने, सुबह के टाइम में ना कोई नहीं होता, आराम से काम करके आ जाएंगे। तो माल वाल भी है या नहीं है? और अगर पकड़े गए तो? अबे आज तक पकड़े गए जो अब पकड़े जाएंगे। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि वो तीनों एक खुशहाल से इलाके में दाखिल हुए। मोटरसाइकिल रोककर एक तरफ खड़ी कर दी गई। इनमें से एक मोटरसाइकिल के पास खड़ा रहा जबकि उसके 2 साथी बंगले की दीवार कूदने में कामयाब हो गए। दीवार कूदने के बाद आहिस्ता से गेट अंदर से खोल दिया गया। अब शब्बीर ने देखा कि वो दोनों कमरे की खिड़की के शीशे से अंदर झांक रहे थे जहां एक खातून खाना अपने काम में मसरूफ थी। अब उन दोनों ने दरवाजे का रुख किया। दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो खुल गया और वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए। इस दौरान उन दोनों ने पिस्तौल निकाल रखा था। कौन हो तुम लोग? साहिब खाना ने आओ देखा न ताओ उछलकर एक डाकू को दबोच दिया। खातून खाना शदीद खौफ के आलम में थी और फिर एक अलमनाक हादसे ने जन्म ले लिया। जब वो वारदात करने के लिए अंदर आए हैं तो उन्होंने उनकी बेगम के ऊपर जब पिस्टल रखा तो उन्होंने उन दो बंदों को काबू कर लिया था वहां पे। तो उस दौरान उन्होंने मजामत में उस बंदे जज साहब का कत्ल हो गया था। डाकू ने डकैती में मज़ाहमत पर साहिब खाना को गोली मारकर कत्ल कर दिया था और खामोशी से फरार हो गए थे। ये हाई प्रोफाइल कत्ल था क्योंकि एक मुअज़्ज़िज़ जज को कत्ल किया गया था। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद शब्बीर ने देखा कि पुलिस की टीम मकतूल की अहलिया से उन्हीं के घर में वाक़े की तफसीलात जान रही थी।
मकतूल की अहलिया सिर्फ इतना बता सकी कि डाकुओं का हुलिया कैसा था। पुलिस इब्तदाई तफ्तीश के बाद कातिलों को पकड़ने में सरगर्म हो गई। शब्बीर ने देखा कि खाका निगार खातून की दी हुई तफसीलात की रोशनी में मुल्जिमान के खाके बना रहा था। फिर ये खाके पुलिस अफसरान की मीटिंग में देखे गए। उनकी वाइफ ने उनका खाका बताया तीनों बंदों का, उस वजह से हुलिया हमारे पास आ गए थे। हमने फिर उनकी रिजेम्बलेंस शुरू कर दी कि मुख्तलिफ वारदातों में जो उस तरह की वारदातें उस टाइम पे हो रही थी। इमरान, तुम जाकर नादरा के ऑफिस में सारा रिकॉर्ड चेक करो और देखो ये लोग हैं कौन, ठीक है? और अवैस तुम जितने भी रिकॉर्ड याफ्ता मुझे मेरी फहरिस्त है वो जाकर चेक करो और मुझे इंफॉर्मेशन दो, ठीक है? गुड। ओके सर। पुलिस ने डकैती की साबिका वारदातों में मुलव्विस बहुत से मुल्जिमों से पूछगछ की, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। केस पेचीदा था। शब्बीर ने देखा कि पुलिस अफसर और उसके मातहत सर जोड़कर बैठे हुए थे। तुम बताओ कौन हो सकता है जज साहब का कातिल? सर मुझे लगता है, बल्कि याद है सर, जज साहब ने किसी मुजरिम को सजा सुनाई थी सर, और हो सकता है ये कार्रवाई उसके लवाहिकीन ने की हो सर। तुम भूल रहे हो, मकतूल की बेवा ने बताया था कि वो लोग डकैती की नीयत से आए थे और जज साहब ने जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उनको गोली मार दी। यस सर। नादरा से रिकॉर्ड मिलते ही मुल्जिमान के नामों की तस्दीक के बाद पुलिस इस अंधे कत्ल में मुलव्विस कातिलों के नजदीक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने खाकों से मिलते जुलते 3 ऐसे नशाबाजों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी जो नशा करते थे और डकैती की कई वारदातों में भी मुलव्विस थे। खाकों की मदद से पुलिस ने नादरा से उनका रिकॉर्ड भी निकलवा लिया था। उस दिन पुलिस के 2 अफसर मकतूल की बेवा से मुल्जिमान की तस्दीक के लिए गए हुए थे। पुलिस ने जब मकतूल की अहलिया को मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड पर लगी उनकी तस्वीरें दिखाई तो मकतूल की बेवा ने उन्हें पहचान लिया। पुलिस ने मजीद तस्दीक के लिए एक और खातून से भी राब्ता किया जिन्हें इन अफराद ने लूटा था। उनकी चूड़ियां उतरवाई थी। उसमें हमारे पास एक क्लू आ गया कि एक वारदात हुई थी रेस कोर्स थाने के दूर में, तो वो बंदों के हुलिये और इस वारदात के हुलिये मैच कर रहे थे। तो वो जब हुलिये मैच हुए तो हमने उस पर वर्किंग शुरू कर दी, क्योंकि उसमें हमारे पास मोबाइल फोन था जो उसमें गया था उस वारदात में। वहां से उनकी लीड चली और वो मोबाइल से वो सिम ट्रैक हुई। ट्रैक से हम उन बंदों तक पहुंचे और हमने एक ही दिन में वो तीनों बंदे हमने अरेस्ट कर लिए। पहली वाली औरत में भी पहचान लिया था कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने मेरे साथ वारदात की है, और जो मर्डर हुआ था जज साहब का उन्होंने भी इनको पहचान लिया कि ये उनके वारिस थे हमारे पास, कि ये वही लड़के हैं। अब पुलिस ने दवाओं की मुख्तलिफ दुकानों से मालूमात हासिल करना शुरू कर दी, जहाँ वो डाकू कुछ दवाओं को बतौर नशा इस्तेमाल करने के लिए खरीदने आते थे। एक दुकानदार ने मुल्जिमान की तस्वीर दिखाने पर उसे पहचान लिया। देखें, इसको पहचानते हैं आप? जी हाँ, मैं जानता हूँ, अक्सर ये दवाई लेने आता है। ठीक है, हम इस पर नजर रखे हुए। ठीक है, जैसे आते हैं मैं आपको। ठीक, चलिए। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि डाकुओं का एक साथी जैसे ही दुकान पर आया, एक अहलकार ने उसे पीछे से पकड़ लिया। डाकू ने मुड़कर देखा तो पुलिस को देखकर घबरा गया। हुआ क्या सर? इधर देख, ध्यान से, गौर से देख। तुझे नहीं है? चलो लेके चलो, गाड़ी में डालो, लेके चलो इसको। पुलिस ने बिल्कुल सही मुल्जिम को पकड़ा था। तफ्तीश के दौरान डाकुओं ने अपने साथियों और वारदात के बारे में सच उगल दिया। इस अंधे कत्ल की तफ्तीश जिस पुलिस अफसर ने की थी उसकी जबानी सुन लीजिए कि यह वाकया क्या था और मुल्जिम कैसे पकड़े गए। शब्बीर से मुलाकात के दौरान इस बासलाहियत और ईमानदार पुलिस अफसर ने एक और भी वाक़े का जिक्र किया था जो उसी की जबानी सुन लीजिए। रेस कोर्स के इलाके में एक औरत से 3 बाइकर्स आए, मोटरसाइकिल पे 3 लड़के सवार थे। तीनों की जो रंगत थी वो सांवली थी, जुबान वो पंजाबी बोल रहे थे। उसमें उन तीनों के क्या कहते हैं उसकी पैंट शर्ट में थे तीनों, ठीक है। उन्होंने औरत को रोका, गन पॉइंट पे उनसे चूड़ियाँ उतरवाई, उनसे मोबाइल छीना और वहाँ से फरार हुए। और इस वारदात में भी 70 बाइक था। बंदों के लिए भी मतलब पंजाबी जुबान बोल रहे थे, और रंगत भी उनके सांवले और स्याह टाइप के चेहरे थे उनके, रफ से, और ये चीज़ें मैच कर रही थी इन दोनों वारदातों में।
रावलपिंडी ही में शब्बीर की मुलाकात पीर बधाई इलाके के एसएचओ से भी हुई थी, जिसने इलाके में मंशियात फरोशों का जीना दूभर कर रखा था। यहाँ पे आरपीओ साहब और सीपीओ साहब की हिदायत के ऊपर मुझे लगाया गया और यहाँ पे मंशियात फरोशी, कबा खाने, जुआ खाना की शिकायत थी। उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है इसका सद्देबाब किया गया है। एक मन के करीब तकरीबन ये जो मेरा पोस्टिंग पीरियड तकरीबन 3 महीने का है, इसमें एक मन के करीब हमने चर्च पकड़ी है। इसके अलावा कोई 16 केसेस जो है वो जुए के रजिस्टर किए हैं, 28 के करीब असला है और जो स्नैचिंग हुई थी यहाँ पे व्हीकल्स और मोटरसाइकिल वो हमने बरामद किए। मंशियात फरोशों के खिलाफ हमने लब्बैक कहा और जो इलाकाई सत्ता पे जो लोग हैं उनकी शिकायत के ऊपर किया और मोहल्ले के अंदर गलियों में यहाँ पे ये मंशियात फरोशों की जड़ें जो हैं बड़ी मजबूत थी, उनको उखाड़ के फेंका है और उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया है। और पब्लिक में आज भी अल्लाह का शुक्र है कि वो इसको बिल्कुल खराज तहसीन पेश करें। शब्बीर का कहना है कि बाज़ औक़ात लगता है कि मुजरिम कानून से ज्यादा ज़हीन है, लेकिन अगर किसी भी केस की जांफिशानी के साथ तफ्तीश की जाए और साइंसी बुनियादों पर शवाहिद जमा किए जाएं तो कड़ी से कड़ी मिलती जाती है और मुल्जिमान एक दिन जरूर पकड़े जाते हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने जिला घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो में एक ऐसा थाना देखा है जो कहीं से थाना नहीं दिखाई देता था, बल्कि एक आरामदेह खूबसूरत बंगला नुमा कोई रेस्ट हाउस लग रहा था। शब्बीर की नजर थाने के मरकजी गेट पर पड़ी। यह खूबसूरत पायदार लकड़ी का मुनक्कश दरवाजा था। शब्बीर का ख्याल था कि शायद ये किसी बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा हो, लेकिन जब जरा ऊपर देखा तो वहां लिखा हुआ था लॉकअप। शब्बीर का ख्याल था कि जिस लॉकअप का दरवाजा इतना खूबसूरत हो, यकीनन अंदर जाकर भी ऐसी ही खूबसूरती और जमालियाती निजाकत का ख्याल रखा गया होगा। लेकिन साहब, यकीनी तौर पर ऐसा करना पुलिस के इख्तियार से बाहर होता, क्योंकि हवालात की हवा खाने वालों को वीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता उनको ऐसा माहौल जरूर फराहम किया जा सकता है जहाँ रोशनी और हवा का गुजर हो और पीने का पानी मुयस्सर हो। शब्बीर को खुशी हुई कि हवालात में ये सहूलतें मौजूद थीं। थाने के अंदर इंतजार गाह से लेकर थानेदार साहब के कमरे और रिपोर्टिंग रूम तक हर जगह खूबसूरत कुर्सियां और सोफे मौजूद थे। टीवी लगा हुआ था और तो और इंतजार गाह में खूबसूरत गमले भी रखे नजर आए। हमारा तजस्सुस बेकार नहीं गया, क्योंकि फौरी तौर पर थाने के एसएचओ साहब ने हमारी बेचैनी का अंदाजा लगा लिया था। मीरपुर माथैलो के इस मॉडल थाने में शब्बीर ने देखा कि शिकायत कुंदगान शहरी सहूलत से अपनी रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे और थाने के अमले के रवैये से मुतमईन भी नजर आ रहे थे। ये है वो मनाजिर। शब्बीर ने थानेदार साहब को देखा जो खुद अपने कमरे से निकलकर शिकायत कुनंदगान से उनके मसाइल पूछ रहे थे। शब्बीर को थानेदार ने बताया था कि मॉडल थाने में मौजूद फ्रंट डेस्क के जरिए अब एफआईआर आसानी से दर्ज कराई जा सकती है। शब्बीर के कहने पर थानेदार ने शब्बीर की टीम को हवालात की भी सैर कराई और मॉडल पुलिस स्टेशन में हवालात में दी जाने वाली सहूलतों से भी आगाह किया। ये हमारे लॉकअप बने हुए हैं। यहाँ पे वाशरूम भी बड़ा साफ सुथरा रोज स्वीपर आता है जो सफाई करता है, अंदर की सफाई रोज करता है। पंखे लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं और इसके अपना हवा के लिए जालियां ये लगाई हुई हैं जैसे सफोकेशन नहीं हो। घोटकी वो डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल क्राइम के हिसाब में बहुत ही जो है वो अपर दर्जे में आता था, मगर जैसे ही बंगत साहब यहाँ पे आए, बंगत साहब की पॉलिसी और अवाम के साथ जो है उसका बर्ताव और अपना सबॉर्डिनेट के साथ बड़ा शफीक और पोलाइट किस्म का जो रवैया है या वो जितने भी तरीक़ेकार जो उनकी पॉलिसी है वो बड़ी बेहतरीन, उस पर जैसे ही फॉलो किया तो तकरीबन 400-500 यहाँ के जो बड़े बड़े नाम जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो हेड मनियाँ मुकर्रर की थी 20-20 लाख 15-15 लाख, वो बड़ी तवील जो है वो कहानी है, वो बड़ी लंबी लिस्ट है जो घोटकी पुलिस ने कामयाबियाँ हासिल की हैं। शब्बीर ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आने वाले लोगों से भी बात की।
शब्बीर ने देखा कि थाने ही में समाजी तंजीम के रहनुमा और एक वकील साहब भी मौजूद थे जो शायद अवामी मसाइल के हल के लिए वहां आए हुए थे। हमारे इलाका नोगो एरिया था और रात को दिन को भी उधर नहीं जाते थे रास्ते से। आज जब से ये आया मसूद बंगश उसके बाद हमारे इलाके में दिन रात का 12 बजे 1 बजे तक भी लोग पैदल भी आ रहे हैं। और हमारी गांव है, हम गांव का यूसी का वाइस चेयरमैन भी हूँ। हमारे उधर गांव में और बाहर इलाका है, बाहर का इलाका है, वो वहाँ पे अब वो लोग रात को 12-1 होता है भी पैदल भी आते हैं। और जब से ये मसूद बंगश आया वो ये चेंजिंग भी हुई है थाने पे, जहाँ भी आते हैं थाने पे भी मेरिट पे काम होते हैं। वो हमारे साथ SHO भी तावन करते हैं मसूद बंगश के जरिए, क्योंकि वो जब से SP खुद एक आदमी अच्छा होता है तो सारा ज़िला अच्छा हो जाता है। ज़िले भर में मुकम्मल अमन अमान है और उसके अलावा जो 3000 से ज़्यादा जो इश्तिहारी थे, जो रूपोश थे, उनको मसूद बंगश साहब ने गिरफ्तार करके अदालतों में चालान पेश कर दिए हैं। और उसके अलावा न फ़कत शहरों में बल्कि मुकम्मल कच्चे में उसने बिल्कुल अमन अमान की सूरत-हाल को यकीनी बनाया है और बहाल किया है। और उसके अलावा जो जहाँ के शहर के थाने हैं जैसे मीरपुर है, डेरकी है, घोटकी है, उसमें उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि तीनों थानों को उन्होंने मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया है। ये आपके सामने उसको ऐसा किया है कि जो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सहूलतें दी जा सकें। शब्बीर ने जदीद तर्ज पर मॉडल थाने की तारीफ की है, लेकिन ये भी कहा है कि सूबे के दीगर इलाकों में भी इसी किस्म के इक़दामात की जरूरत है ताकि पुलिस के बारे में अवाम का मनफी तासुर ज़ायल हो सके और मजलूमों को इंसाफ की फराहमी के रास्ते में हायल तमाम रुकावटें दूर हो सकें। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि जराइम को बेनकाब होने में देर तो लगती है, लेकिन कभी न कभी सच सामने ही आ जाता है। शब्बीर को लाहौर के इलाके मुगलपुरा में कुछ अरसे कबल एक ऐसे वाक़े का पता चला है जिसमें मुद्दई मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा दुआएं मांगा करता था। उस दिन जमशेद नामी शख्स के घर में जिंदगी हस्बे मामूल थी। जमशेद अपने आंगन में अपने पोते पोतियों से खेल रहा था कि इस दौरान जमशेद की बहू अपने ससुर के लिए चाय लेकर आ गई। ये लीजिए अब्बा जी आपकी चाय। अरे बेटा जीती रहो और क्या किया। चलो बच्चों चलो, सब मुंह हाथ धुलवाओ, चलो। क्यों दादाजी को तंग करते रहते हो? अरे बहू क्यों डांट रही हो तुम बच्चों को? से अब तंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आओ बच्चों इधर आओ, जाओ तुम यहाँ जाओ, आ जाओ। और क्या क्या क्या? अब्बा जी आप भी नहीं ने बिगाड़ देंगे। अरे बेटा बच्चे हैं, अब तंग नहीं करेंगे तो मुझे कब करेंगे तंग? ये जाओ तुम जाओ, मुझे बच्चों से खेलने दो। बहू थोड़ी देर में वापस आई, बच्चों को जबरदस्ती पकड़कर नल के पास ले गई, उन्हें हाथ मुंह धुलाकर तैयार किया और फिर उन्हें पड़ोस में पढ़ने के लिए छोड़कर घर वापस आ गई। बहू जब घर वापस आई तो ससुर कमरे में आराम कर रहे थे, अलबत्ता उसकी नंद किचन में मसरूफ थी। मैं भी छोड़ आई हूँ बच्चों को। अरे हाँ, इनका बस चले तो खेलते ही रहे सारा दिन। अरे भाभी दरवाजा तो बंद कर दिया करें, हद हो गई ईमान से। कल भी सामने वाले घर में चोर घुस आए थे। अरे हाँ तुम ठीक कह रही हो। खैर वैसे भी हमारे घर में है ही क्या। लो भाभी प्यास जल गई तुम्हारे चक्कर में। अरे तुम ऐसा करो, हंडिया देखो, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। बहू अभी दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि दरवाजा एक झटके से खुल गया और कुछ मुसल्लह अफराद घर के अंदर दाखिल हो गए। शोर मचाने की कोशिश की ना, गोली मार दूंगा। अंदर उस रोज डाकुओं ने उस घर में ना सिर्फ डकैती की थी बल्कि उस घर की इज्जत को भी खाक में मिला दिया था। कि फॉरमैन ने बताया कि फलां जगह वहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं कुछ लड़के और ये रॉबर हैं और ये क्रिमिनल्स हैं। जब हम वहाँ पहुँचे, अभी हम वहाँ नहीं गए थे तो उनको पता चल गया कि पुलिस आ रही है। किसी ने इन्फॉर्म कर दिया, उनकी भी रैकी होगी या उनका भी कोई इन्फॉर्मर होगा। जब उन्हें पता चला तो फिर उन्होंने एस्केप करने की कोशिश की है। जब भागने की कोशिश किया तो फिर हमने उनका पीछा किया है। आमना सामना हुआ तो फिर फायरिंग हुई है। क्रॉस फायरिंग में फिर उनकी डेथ हो गई थी, 2 लड़के मारे गए थे। पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुल्जिमान पुलिस के हत्थे न चढ़ सके। अलबत्ता डकैती के इस वाक़े के काफी दिनों बाद पुलिस को खबर मिली कि कुछ अफराद डकैती की नीयत से उसी इलाके में मौजूद थे। यह इत्तला मिलते ही पुलिस ने जो फौरी इक़दाम उठाया था
वो ये था। तो एक दिन एक मुखबर ने बताया कि कुछ डाकू फलां जगह पे मौजूद हैं, अगर आप रेड करें तो उनको पकड़ सकते हैं और ये इस एरिया में वारदातें वगैरह करते हैं। हम ऑलरेडी इस केस को ट्रेस कर रहे थे जो पहले हुआ, तो हमने कहा कि हो सकता है कि ये वो डाकू ना हो, वही डाकू हो जिन्होंने ये की थी डकैती और रेप, जिस पर हमने नफरी इकट्ठी की है, सारी नफरी लेके गाड़ी लेके तो वहाँ पे गए। लेकिन अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे थे, तो मेरा ख्याल है कि डाकुओं को भी इंफॉर्मेशन मिल गई किस तरह की पुलिस आ रही है। जो वो पॉइंट था जहाँ पे हमने जाना था, अभी उससे हम थोड़ा पीछे ही थे, तो उन्होंने पता चला कि डाकुओं ने वहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। मूव करना जब शुरू कर दिया तो फिर हम वहाँ पहुँचे हैं, एक जगह है मोलपुरा लिंक रोड पे, बज्जों वाला अड्डा उसको कहते हैं, उसके करीब उनमें से 2 लड़कों का हमारा आमना सामना हुआ, जो डाकू जिनकी इंफॉर्मेशन थी, जिनके साथ हमने उनको रोका है, तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की है, फिर जवाबी फायरिंग हमने भी की है, और फिर वो उसी साइड पे वापस, क्योंकि आगे पुलिस आ गई थी, वो बज्जों वाला जो अड्डा है उसी साइड पे वो उस गली में गए, जो कि पुलिस भी पीछे गई है। उनमें से हमारा उनके साथ मुकाबला हुआ है, उसमें वो एक लड़का था शहजाद उर्फ छज्जा, जो कि वो उस क्रॉस फायरिंग में एक्सपायर हो गया था। पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाला कौन था, इसके बारे में पुलिस ने शब्बीर को जो कुछ बताया वो ये है। जिससे गार्ड डकैती हुई थी वो भी उस टाइम वहाँ पे उसी जगह के करीब ही रहता था, और वो भी वहाँ पे आया, उसने उसको देखा, उसने पहचाना कि मेरे घर जो डकैती हुई थी, और जो मेन बंदा था वारदात सारी करवाने वाला, जो डाकुओं का सरगना था या उनका रिंग लीडर था, ये वो बंदा है, और ये वो क्रिमिनल है जिसने मेरे साथ ये घर में सारा कुछ ये करवाया। पुलिस अफसर ने शब्बीर को यह भी बताया था कि उस डकैती के बाकी मुल्जिमान भी पकड़ लिए गए थे। बाकी लोग फिर गिरफ्तार हुए हैं बाद में, जो कि उनको फिर जेल में पहुंचाया। शब्बीर का कहना है कि पुलिस की मुलाजमत के दौरान कमोबेश हर पुलिस अफसर की जिंदगी में ऐसे वाकयात जरूर पेश आते हैं जो उसके लिए यादगार बन जाते हैं। बंदा तो क्रिमिनल था प्रॉपर, फैसलाबाद में कत्ल के 2 केसों में भी इश्तिहारी था, और बाकी लोग भी पहले वारदातें करते थे, डाकू भी। शब्बीर का कहना है कि अगर पुलिस पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम देती रहे तो शब्बीर को यकीन है कि जल्द ही माशरे को मुजरिमों और समाज दुश्मन अनासिर से छुटकारा दिलाया जा सकता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।